चलिए अब अपन शुरू करें। वो नेटवर्क इश्यूज है आज, है ना। चलिए कोई बात नहीं बेटा। और कल जैसा कि मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, तो कल वाक्य विश्लेषण तक अपन कर चुके थे बेटा। कहाँ तक कर चुके थे? वाक्य विश्लेषण तक कर चुके थे। और वाक्य विश्लेषण में मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, है ना। वाक्य विश्लेषण के लिए आपको एक सेंटेंस घर से करने के लिए दिया था। क्या सेंटेंस था आप जरा मुझे बताएंगे बेटा उसको। वाक्य विश्लेषण में क्या सेंटेंस मैंने आप लोगों को दिया था? कोई बताएगा मुझे, या किस किस ने उसे किया था? सेंटेंस लिखा था, मेरा भाई मोहन कल तुम्हारे घर, सॉरी, मेरा भाई मोहन हिंदी पढ़ने के लिए, ना, हिंदी पढ़ने के लिए कल तुम्हारे घर आएगा। मेरा भाई मोहन हिंदी पढ़ने के लिए कल तुम्हारे घर आएगा, यही सेंटेंस था। और सेंटेंस में मैंने पूछा था इसका वाक्य विश्लेषण करना है, तो उद्देश्य और विधेय के रूप में करते हैं बेटा। किस रूप में करते हैं? उद्देश्य और विधेय के रूप में। उद्देश्य में क्या क्या आता है? एक कर्ता आता है, दूसरा कर्ता का विस्तार आता है, और तीसरे नंबर पे आता है बेटा कर्ता कारक, है ना। कौन कौन से आएंगे? कर्ता, कर्ता विस्तार और कर्ता कारक, है ना। तो इसमें कर्ता क्या होता है? विधेय में क्या आता है बेटा? क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कर्ता कारक को छोड़कर सभी कारक, कर्ता कारक को छोड़कर सभी कारक, ठीक है। ये हमें याद रखना है। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या देखेंगे बेटा? जय श्री कृष्ण नीरू जी, शिवानी। आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है, पता ही नहीं चल रहा कितने लोग लाइव हैं और कितने नहीं है। तो यहाँ देखो पढ़ने कौन आएगा बेटा? मोहन आएगा। तो मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अब कर्ता का विस्तार क्या है, यानी इसकी विशेषता क्या है? वह कौन है? मेरा भाई, ठीक है। अब क्रिया में देखेंगे, क्रिया क्या हो जाएगी बेटा, है ना। क्रिया देखेंगे तो क्रिया है आएगा। क्रिया क्या है इसमें? आएगा। अब कब आएगा? क्रिया का विस्तार क्या है बेटा? कल आएगा। क्या है ये? कालवाचक क्रिया विशेषण। कर्म क्या है? क्यों आएगा? हिंदी पढ़ने। क्यों आएगा? हिंदी पढ़ने, है ना। तो पढ़ना भी एक तरीके से क्रिया है, कर्म हिंदी है, और कर्म का विस्तार हो जाएगा पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। और जब के लिए शब्द लगता है तो यहां कौन सा कारक उठ जाएगा बेटा? संप्रदान कारक। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। और कहां आएगा? अधिकरण कारक आ जाएगा। अधिकरण कारक क्या होगा? घर। कहां? कारक विस्तार क्या हो जाएगा बेटा? तुम्हारे।
सिंपल याद रखना इसका उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य बनेगा मेरा भाई मोहन। ठीक है, विधेय क्या बनेगा, विधेय बनेगा हिंदी पढ़ने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए कल तुम्हारे घर आएगा। इसमें देखो तुम्हारे घर पर लगा है, अधिकरण हो जाएगा, और के लिए लगा हुआ है, संप्रदान हो जाएगा। इसलिए इसमें दो कारक प्रयोग हुए हैं, और कर्ता कारक को छोड़ करके जितने भी कारक हैं वो सब काय में जाते हैं बेटा, विधेय में जाते हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो पूछे। यहां तक किसी को परेशानी हो तो पूछे बेटा, अगर क्लियर हुआ हो तो आगे कराएं। चलो मयंक जी क्लियर है, थैंक यू बेटा। आगे देखेंगे, अगला नया टॉपिक है जिसका नाम है बेटा वाक्य, और आज अपन वाक्य पढ़ेंगे। वैसे ये टॉपिक वाक्य विश्लेषण वाक्य के बाद होता है, लेकिन मुझे कल कराना पड़ा, उसका रीजन दूसरा था। अभी आज अपन वाक्य समाप्त करते हैं और वाक्य के बाद विराम चिन्ह करेंगे, है ना। तो विराम चिन्ह और पढ़ लेंगे, और विराम चिन्ह जैसे ही कंप्लीट करते हैं बेटा अपन, उसके बाद अपना टॉपिक रस शुरू होने वाला है। बाकी टेस्ट जब होगा तो मैं आप लोगों को टेस्ट के लिए भी बता दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर फिर भी कोई परेशानी हो, सर इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बिल्कुल बेटा एक क्वेश्चंस धीरज मैंने क्लियर कर दिया, कोई बात नहीं। आई रिपीट, मैं क्वेश्चंस कैसे बनता है, एक क्वेश्चंस आपको बनाना बता देता हूं जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे एक प्रश्न लिख करके आया, अनीता के भाई प्रमोद ने खाना खाया। ठीक है, सेंटेंस लिखा है और लिया दिया गया। यहां पर जैसे प्रश्न है तो प्रश्न लिखते समय पूछा गया, इसमें कर्ता का विस्तार क्या है, कर्ता का विस्तार होगा। पहला आया अनीता, दूसरे ऑप्शन में आया भाई, तीसरे ऑप्शन में आया प्रमोद, और चौथे ऑप्शन में आया अनीता के भाई। मान के चलिए पांचवा ऑप्शन भी दे देता हूं मैं इसमें, अनीता के भाई प्रमोद। अब आप बताइए इसका कौन सा ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही होगा। शालू 5 नंबर का बता रहे हैं, बाकी ज्यादातर लोग 4 नंबर बता रहे हैं। जल्दी बताएं बेटा। मयंक ई आंसर्स दे रहे हैं, अजय राजपूत 5वें नंबर का आंसर दे रहे हैं। देखिए मैं क्लियर करूं बेटा, तो प्रमोद जो है, देखिए अभी जो इसका आंसर है वो बेटा अनीता के भाई है। क्यों? क्योंकि ये कर्ता है और कर्ता का विस्तार केवल इतना है ना, और पूछा क्या गया है, कर्ता का विस्तार पूछा गया है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। लेकिन अगर यहां पर पूछा जाए इसमें उद्देश्य होगा, अगर उद्देश्य पूछा जाए, उद्देश्य क्या होगा, तो बेटा आप अच्छे से जानते हो कि अनीता के भाई प्रमोद यहां से लेकर के यहां तक
ये पूरा क्या है बेटा, इसमें उद्देश्य हो जाएगा। अगर पूछता है इसमें कर्ता क्या होगा, तो कर्ता पे याद रखना है, तब इसका आंसर क्या बन जाएगा, प्रमोद, क्योंकि कर्ता क्या है, केवल इसमें प्रमोद है। क्लियर है? अभी बेटा क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताएं। चलिए मयंक जी, अब अगला टॉपिक अपन शुरू करते हैं जिसका नाम है वाक्य। अभी आपको समझ में आ गया होगा बेटा प्रश्न कैसे बनेंगे इससे, है ना। चलिए सेंटेंस, देखिए एक होता है टेंस, है ना, और एक होता है सेंटेंस। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है बेटा। टेंस माने होता है काल, और सेंस मतलब होता है अर्थ। होता है कि नहीं होता? जिसमें अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहा जाता है। सेंस हो जिसका, कहने का मतलब क्या होता है, सेंस हो, कहने का मतलब क्या है, इसकी सिंपल डेफिनेशन बनती है, परिभाषा देखेंगे। सार्थक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। आई रिपीट, ध्यान रखें, सार्थक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। एक सेकंड बेटा, गला गड़बड़ कर गया है, पानी यूज करो, 1 मिनट, है ना। राहुल सर पानी दे दो भाई यार, गला ही काम नहीं कर रहा। 1 मिनट बेटा ना। सॉरी, चल सार्थक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, कोई अर्थ हो, यानी शब्द कैसे हो, ऐसे शब्द हो जिनका कोई अर्थ निकलता हो, और ऐसे शब्दों का समूह, कैसा समूह, जिसका कोई अर्थ हो, यानी कि शब्द भी ऐसे हो जिसका कोई अर्थ निकले, और उन शब्दों का भी ऐसा समूह हो जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने लिखा खाता मनीष खाना है, खाता मनीष खाना है, तो यहां पर देखो खाता शब्द भी है, मनीष भी है, खाना भी है, लेकिन इनका जो क्रम है इसका अर्थ नहीं निकल रहा, यानी समूह तो बन गया लेकिन समूह का अर्थ नहीं निकल रहा। यानी शब्द तो ऐसे हो जिनका अर्थ हो, लेकिन उन शब्दों का समूह भी हो ऐसा जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वाक्य कहते हैं। हाँ पी लो बेटा, है ना। चल, तो वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। क्या होता है वाक्य? कि ऐसे शब्दों का समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। और वाक्यों को 2 आधारों पर बांटा गया बेटा। कितने आधारों पर बांटा गया है? 2 आधारों पर।
पहला होता है रचना, संरचना या बनावट के आधार पर, और दूसरा होता है बेटा अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे संरचना, रचना या बनावट के आधार पर। संरचना, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य होते हैं बेटा तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है सरल या साधारण वाक्य। कैसा होता है? सरल या साधारण वाक्य। दूसरे नंबर पे आता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरे नंबर पे आता है बेटा संयुक्त वाक्य। हमें ये वाक्य आज तक बड़े कंफ्यूज करके रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम छोटी क्लासेस, कहने का मतलब 12th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ते थे, तो मैडम ने क्या सिखाया है कि अगर कोई वाक्य एक लाइन का है, छोटा है, तो उसको सरल वाक्य लगा दो। अगर थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो मिश्र वाक्य में लगा दो, और ज्यादा बड़ा हो रहा है तो उसको संयुक्त वाक्य में लगा दो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम अभी तक ऐसे ही पढ़ते आए हैं कि छोटा वाक्य है तो सरल होगा, बड़ा वाक्य है तो संयुक्त होगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना कि छोटे से छोटा वाक्य भी संयुक्त हो सकता है, और बड़े से बड़ा वाक्य भी सरल या साधारण हो सकता है। क्या याद रखना है? कि छोटे से छोटा वाक्य भी संयुक्त वाक्य हो सकता है, और बड़े से बड़ा वाक्य भी सरल या साधारण वाक्य हो सकता है। याद क्या रखना है कि सरल साधारण वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, और संयुक्त वाक्य क्या है। तो सरल और साधारण में मान लो मैंने एक जगह ईंट रखी, ये ईंट एक ही बात है। चाय रखी, एक ही बात है। मतलब कैसी चीज है? ये सिंपल है। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, चाय में दूध को मिलाया, और चाय में दूध मिलेगा तो क्या होता है बेटा? उसका मिश्रण होगा। इनको हमने संयुक्त करके नहीं रखा है, इनको हमने क्या करके रखा है? मिश्रण करके रखा हुआ है, क्योंकि मिश्रित की गई चीजों को अलग करना मुश्किल होता है। जबकि मैंने यहां पे क्या किया, लड़का प्लस लड़की दोनों को एक ही हॉल में बिठाया है, तो लड़का लड़कियों को मैंने संयुक्त नहीं किया। लड़कों और लड़कियों को क्या किया है बेटा? मैंने संयुक्त नहीं किया है, सॉरी संयुक्त किया है, मिश्रित नहीं किया। क्योंकि मिश्रण करने पर चीजों को अलग करना मुश्किल होता है। जैसे दूध में पानी मिलाया, मिश्रण होगा, दूध पानी को संयुक्त नहीं कर सकते। ध्यान रखना, संयुक्त उन चीजों को किया जाता है जिनको हम आसानी से अलग भी कर पाए। क्लियर है? हमेशा याद रखना, जैसे ईंट रखी है और ईंटों में पत्थर ला करके रख दो, तो आप ईंट और पत्थरों को आसानी से अलग कर पाओगे। तो ईंट पत्थर को संयुक्त करके रखा, लेकिन मिश्रित चीजों को आपने संयुक्त करके नहीं रखा, क्योंकि मिश्रित की गई चीजों को अलग करना कठिन होता है। आप अच्छे से जानते हो, दूध में से पानी निकालोगे तो कठिन है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि जब मिश्रित चीजों को आपस में मिलाया जाता है तो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर डिपेंड होती है, और जब संयुक्त किया जाता है तो कोई भी वस्तु किसी पर भी डिपेंड नहीं होती है। एक बार फिर सुन लो, मिश्रित की गई चीजें एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, जबकि संयुक्त की गई चीजें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है। क्लियर है? अब देखो सरल साधारण वाक्य में क्या होगा, तो एक क्रियापद और एक ही कर्ता पद। क्या याद रखना है? एक क्रियापद हो और एक कर्ता पद हो, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहेंगे, चाहे वाक्य कितना भी बड़ा हो। जैसे मैं चाय पीता हूं,
इसमें एक कर्ता पद, एक क्रियापद। वाक्य कैसा हो गया बेटा? सरल या साधारण हो गया। इसके अलावा मैं लिखूं दिनेश, मनीष, सुरेश और विनीता ताजमहल देखने आगरा गए। बेटा यहां से यहां तक का पूरा वाक्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये सारे एक ही कर्ता पद है, क्योंकि काम एक कर रहे हैं और क्रिया भी कितनी हो रही है बेटा? एक हो रही है। इस कारण से एक कर्ता पद हो और एक ही क्रियापद हो, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहेंगे। बताइए बेटा, क्लियर हुआ क्या? अरे मेरे लाल पीरे, रिफाइंड घी याद आ रहा है तुझे? चल कोई बात नहीं। ये क्लियर हुआ क्या बेटा? सरल या साधारण समझ में आया? चाहे वाक्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसमें क्रिया एक आएगी और कर्ता पद भी कितने आएंगे? एक ही आएंगे। हाँ, दूसरा देखेंगे मिश्र या मिश्रित वाक्य में। मिश्र या मिश्रित में एक वस्तु दूसरे पर डिपेंड होगी। यदि उनमें से हम किसी भी वाक्य को हटा देंगे तो उसका प्रभाव दूसरे वाक्य पर पड़ेगा। तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा जो उपवाक्य होगा बेटा कैसा होगा? आश्रित होगा। एक प्रधान, एक मुख्य होगा और दूसरा डिपेंडेबल होगा। यानी कि प्रधान को हटाएंगे तो आश्रित का अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यानी कि तुम्हारा पास होना आपके पढ़ने पर क्या कर रहा है बेटा? डिपेंडेबल है। और यहां देखो, पढ़ना और पास होना अलग अलग क्रियाओं के रूप में है, लेकिन पास होना पढ़ने पर डिपेंडेबल है, यानी कि आश्रित है। और आश्रित है तो कैसा है बेटा? मिश्रित है। जैसे यदि धूप निकलेगी तो कपड़े सूख जाएंगे। धूप निकलेगी तो कपड़े सूख जाएंगे। अगर धूप नहीं निकलेगी तो कपड़े नहीं सूखेंगे। यानी कि कपड़े का सूखना काय पर डिपेंडेबल है? धूप के निकलने पर डिपेंडेबल है। अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, कहते कि नहीं कहते? तुम चलोगे तो मैं चलूंगा, तुम चलोगे तो मैं चलूंगा, और नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। तो इसका जाना काय पर डिपेंडेबल है? तुम्हारे जाने पर डिपेंडेबल है। यानी कि दूसरा आश्रित वाक्य है जो पहले प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड है। हाँ धीरज, बिल्कुल सही है। अगर रनिंग करोगे तो एथलीट बन जाओगे, बिल्कुल सही बात है ना? अगर आप पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है बेटा? डिपेंडेबल है आपके पढ़ने पे। क्लियर है? समझ में आया क्या? जिससे मैं संयुक्त बताऊं बेटा, जल्दी करें। जल्दी। ओके। चल सर जी, हमें सरल वाक्य का दूसरा वाक्य समझ नहीं आया। क्यों नहीं बेटा? देखो प्रशांत, थोड़ा सा देखेंगे। यहां से लेकर के दिनेश से अपन बात करें तो दिनेश से क्या लिख रहा है बेटा? दिनेश, मनीष, सुरेश और विनीता।
ये जो चारों हैं वो बेटा एक ही काम करने जा रहे हैं। क्या? आगरा में ताजमहल को देखने जा रहे हैं। यानी कि बेशक वो कर्ता चार हैं लेकिन कर्म को एक ही को कर रहे हैं। इसीलिए यहां पर पूरे पद को हम एक ही कर्ता पद कहेंगे। मैंने पहले भी बताया था, मैंने जब आपको संज्ञा पदबंध सर्वनाम पदबंध बताए थे तब यहां ये स्पष्ट था कि एक से अधिक पद भी मिलकर के किसी एक व्याकरणिक काम को कर सकते हैं। और दिनेश है, मनीष है, सुरेश है और विनीता, ये चारों एक ही व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं, यानी एक कर्म को कर रहे हैं। इसीलिए इनको हम एक कर्ता मानेंगे और इस कारण से इनको हम एक ही कर्ता पद के रूप में मान के चलेंगे। और एक कर्ता पद हो और एक क्रियापद हो, इसीलिए उसको हम सरल या फिर साधारण वाक्य कहते हैं। क्लियर है बेटा? अब पूछो, जल्दी करें। प्रशांत, क्लियर हुआ बेटा? यदि सर दूसरे वाक्य में सबके काम अलग अलग होते तो फिर भी बेटा फिर सरल क्यों कहेंगे? अनीता चाय पिएगी, विनीता खाना खाएगी, सुरेश साइकिल चलाएगा, तो भैया सब अलग अलग हैं। आई रिपीट, ध्यान रखना कि अगर मैं कहता हूं दिनेश ताजमहल देखेगा, मनीषा चाय पिएगी, सुरेश खाना खाएगा और विनीता खाना बनाएगी, तो भैया 4-5 वाक्य हैं और स्वतंत्र हैं, किसी का भी किसी दूसरे वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं है, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। क्या होता है संयुक्त? समझ लो बेटा कैसे होता है। देखो, रमेश चाय पिएगा और मैं खाना खाऊंगा, और मैं खाना खाऊंगा। बताओ, रमेश चाय पिएगा तो खाना खाऊंगा क्या? नहीं भैया, रमेश खाना खाएगा, ये उसकी अलग डिमांड है। रमेश चाय पिएगा, ये उसकी अलग डिमांड है, और मैं खाना खाऊंगा, ये मेरी अलग बात है। दोनों ही बातें एक दूसरे से पूर्ण कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। करो या फिर मरो, दो क्रियाएं जब जुड़ जाएं और इस प्रकार से आए तो वहां भी संयुक्त वाक्य होता है। एक करना है और दूसरा मरना है, डिपेंडेबल नहीं है किसी पर भी। क्लियर है बेटा? है ना? एक वाक्य और समझ लेंगे। आप मुझे बताओगे सरल है कि साधारण है कि संयुक्त है कि मिश्रित है ना? देखो, मैं खाना खाकर लेटा ही था। कैसा वाक्य है? मैं खाना खाकर लेटा ही था। कैसा वाक्य? जल्दी जल्दी क्लियर करते चलेंगे। अगर कुछ रह भी जाएंगे तो कल क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आज ही पूरा हो। हाँ, याद रखना है बेटा, कोई समस्या नहीं है, आराम आराम से चलेंगे बन। सिंपल वाक्य, बिल्कुल सही बेटा। ये अभी कैसा वाक्य है? साधारण है। कैसा है? साधारण है, बिल्कुल सही, क्योंकि एक कर्ता पद है और एक ही क्रियापद है, खा रहा है और लेट रहा है ना, एक ही बात है। दूसरा कि पेट में दर्द होने लगा। पेट में दर्द होने लगा, बेटा कैसा वाक्य? जल्दी करें। पेट में दर्द होने लगा। अब ये वाक्य कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स। अरे मेरे लाल पीरे, कॉम्प्लेक्स नहीं, मिश्रित। सही है, एक ही बात है, मिश्रित। ठीक है, अब क्या हो गया? ये मिश्रित हो गया। अब क्या कहा? और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत
डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अब कैसा वाक्य है बेटा ये? अब कैसा हो गया? जल्दी बताएं। कंपाउंड, बिल्कुल सही है, संयुक्त है। अब बताइए बेटा, साधारण, मिश्रित और संयुक्त समझ में आया क्या? यहां से लेकर के यहां तक मिश्रित है और यहां से लेके यहां तक मिश्रित है। तो इसमें बेटा क्या कर दिया है? दो मिश्रित वाक्यों को जोड़ दिया है और ये दो मिश्रित मिल गए तो क्या बन गया? संयुक्त बन गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, थैंक यू धीरज। यहां तक बताएं बेटा, क्लियर हुआ क्या? प्रशांत, एक ही सेंटेंस में मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई। शीतल, बिल्कुल बेटा, चलिए। चल मयंक जी, एक और, चलो एक और ले लेते हैं। अच्छा, ये कौन सा वाक्य है? मैं चाय पीऊंगा, नहीं सॉरी, आप चाय पिएंगे या कॉफी? भाई ये ऑफर नहीं है, सेंटेंस है ना? हाँ, ऑफर नहीं है, सेंटेंस है। आपसे नहीं पूछ रहा हूं, बताना है वाक्य कैसा है। आप चाय पिएंगे या कॉफी? तो ये सरल वाक्य है बेटा। कैसा है? सरल वाक्य। हाँ, सिंपल है। अगर कहता हूं कि आप चाय पिएंगे या कॉफी बनवाऊं, तो कैसा है? तो फिर भैया संयुक्त है। तो कैसा है? संयुक्त है। कि चाय पियोगे तो ठीक है, नहीं तो कॉफी क्या करनी पड़ेगी? बनवानी पड़ेगी, है ना? फिर संयुक्त हो जाएगा। क्लियर है? ऊपर केवल क्या कह रहा है? आप चाय पिएंगे या अगर चाय नहीं पिएंगे तो कॉफी दे देंगे। वाक्य तो कैसा है? सरल ही है ना? काम एक ही होगा, लेकिन नीचे वाले के में दो, आप चाय पिएंगे या फिर कॉफी बनवानी पड़ेगी। इसमें क्रियाएं कैसी हैं? अलग अलग हैं, जबकि यहां क्रिया क्या है? एक है बेटा। अब बताएं बेटा, ये क्लियर हुआ क्या? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। काय के आधार पर बात करेंगे बेटा? अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। कई बार एग्जाम में बस इतना ही पूछ लेता है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं बेटा? 8 भेद हैं। सबसे पहले आता है विधि या विधानवाचक वाक्य। कौन सा आता है? विधि
या विधानवाचक वाक्य। क्या होता है विधि या विधानवाचक वाक्य? तो विधि विधान के अनुसार चल रहा है, जिसमें कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म हो, ऐसा कोई भी वाक्य जो जिसमें विधि के अनुसार हो उसे विधि विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब सब में लगेगा ये, तो है ना। बाकी अन्य को छोड़ दें और वो नहीं मिलते हैं तो विधि विधानवाचक वाक्य में आते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। सूरज पूर्व से उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है ना, पूर्व से उगता है। बच्चे बगीचे में खेलते हैं। मैं कार चलाता हूं, मैं कपड़े धोता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, है ना। बहुत सारे वाक्य, ऐसे वाक्यों को हम कैसा वाक्य कहेंगे? विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा जो आता है उसका नाम है नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक। क्या कहेंगे? निषेधवाचक। और निषेधवाचक क्या होता है? जिसमें किसी काम को करने से मना किया जाए पर स्वयं के संदर्भ में। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। तो खुद के संदर्भ में बेटा, क्या के संदर्भ में? खुद के संबंध में किसी काम को करने से मना किया जाए। तीसरे नंबर पे होता है आज्ञावाचक। क्या है? आज्ञावाचक। और आज्ञावाचक में क्या होगा? उसमें भी निषेध आ जाएगा, लेकिन हम कभी भी स्वयं को आज्ञा नहीं देते हैं, हम हमेशा दूसरे को आज्ञा देते हैं। जैसे सामने देखो, ये हमारी आज्ञा है ना, है कि नहीं? सामने देखो, शांत रहो, ये भी क्या है बेटा? आज्ञा है ना। एक कहते फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, तो मत कर रहा है, मना कर रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये निषेध तो है ही, निषेध के साथ साथ बेटा आज्ञा भी है। क्या है? है ना, फूल मत तोड़ो, है ना, झूठ मत बोलो, है ना, सामने देखना मना है। कई कई बार लिखा रहता है, आपने देखा होगा दीवार पे लिखा रहता है इश्तिहार चिपकाना मना है, और नीचे लिखा रहता है आज्ञा से, है ना। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे? आज्ञावाचक कहेंगे। थोड़ा सा याद रखना, नहीं लगता है तो भी वो आज्ञावाचक है यदि दूसरे के संबंध में कहते हैं तो, और यदि आज्ञावाचक ऑप्शन में ना है तो फिर हम उसको हम निषेधवाचक के अंतर्गत रखेंगे। मैं पढ़ाना बंद कर दूं? धीरज, पढ़ाना बंद कर दूं बेटा? तू दाल टिक्कर बना ले पहले, हैं? नहीं, बता दे भाई मुझे, तू दाल टिक्कर बना ले पहले, मैं पढ़ाना बंद कर देता हूं, है ना, मैं भी आ जाता हूं। कोई नालायक हो, पढ़ नहीं रहे हो, दाल टिक्कर का प्रोग्राम याद आ रहा है, वो क्लास में है। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, फोकस नहीं कर रहा है। तो आज्ञावाचक हो गया।
इसके बाद बेटा होता है, इनको मैं हटा रहा हूं, है ना। फिर भी अगर कोई परेशानी रह जाए, चीजें समझ में नहीं आए, तो मुझसे आप बाद में भी पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है। चौथे नंबर का देखेंगे, जिसको कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। क्या कहेंगे? 4 नंबर पे क्या आएगा बेटा? इच्छावाचक वाक्य आएगा। और इच्छावाचक में क्या होता है? या तो शुभकामना का बोध हो, आशीष वचन का बोध हो, है ना। जैसे सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, शुभकामना है, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। कहते करेंगे मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाएं, है ना। काश मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाएं। ये भी बेटा क्या है? इच्छा है। एक और इच्छा होती है, नकारात्मक वाली इच्छा होती है। कैसे? भगवान जाकी टांग टूट जाए, है तो इच्छा ही, है ना। भगवान जाकी टांग टूट जाए, भगवान करे जाको एक्सीडेंट हो जाए, ये भी बेटा इच्छा है। लेकिन हमें याद रखना है कि हम जिन इच्छाओं की बात करेंगे उसमें शुभकामना का बोध होना चाहिए, ठीक है। सदा खुश रहो, भगवान आपका भला करे, काश मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाए, है ना, काश मेरी नौकरी लग जाए, ये सब इच्छाओं में आता है बेटा। यहां तक क्लियर हुआ क्या? इच्छा क्या होता है। अगला होता है बेटा प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या होता है प्रश्नवाचक? तो जहां पर प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो, जैसे आपका नाम क्या है। याद रखना, इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर आएगा। और क्या है? प्रश्न है। आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? ये भी प्रश्न सूचक है। लेकिन कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द नहीं होता और फिर भी वाक्य में प्रश्न का आता है। कैसे? आप गोपालपुरा से हो? आपने कई बार सुना है कि नहीं सुना है? आप मुरैना से हो? तब हम तुरंत स्वाभाविक रूप से प्रश्न निकलता है, उसका जवाब देते हैं नहीं मैं ग्वालियर से हूं। और इसीलिए याद रखना, ये भी क्या हो जाएगा? प्रश्न। मैं पूछा आप आए थे? आप आए थे? प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, लेकिन मैंने पूछा आप आए थे, तब कहोगे हाँ सर मैं आया था, या फिर कहोगे नहीं सर मैं नहीं आया था। तो दोनों में ही उत्तर दे रहे हो, जवाब दे रहे हो, तो वाक्य कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। याद रखना, कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला देखेंगे, 6वें नंबर पे आता है विस्मयवाचक वाक्य। कैसा आता है बेटा? विस्मयवाचक वाक्य आता है। 6वें नंबर पे कौन सा आएगा? छठवें नंबर पे आता है विस्मयवाचक। और विस्मयवाचक को आप जानते हो, हर्ष शोक घृणा, ये चिन्ह याद रखना है, चिन्ह का जरूर याद रखना है। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, है ना। एक और बनता है हे प्रभु रक्षा करना, हे प्रभु रक्षा करना। तो विस्मयवाचक चिन्ह ध्यान रखना है, इसीलिए इसको हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। 7वें नंबर पे आता है बेटा, उसको कहते हैं संदेहवाचक। क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य। जहां पर किसी काम के होने में डाउट हो। क्या हो? डाउट। कैसा?
आप अच्छे से जानते हो कि शायद कल मैं बाहर जाऊं, शायद कल का अवकाश रहे, शायद लगा हुआ है। अब भाई हो कि नहीं हो ये कैसे कह सकता हूं। एक और कहते हैं कि दीपक खाना खा रहा होगा, दीपक खाना खा रहा होगा। आप बताओ कंफर्म है कि खा रहा है कि नहीं खा रहा है? नहीं। तो यहां बेटा क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है, इसीलिए इसको हम कैसा वाक्य कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। और 8वें नंबर पे आता है बेटा संकेतवाचक, जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने की शर्त पर निर्भर हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कल तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, है ना। तुम ग्वालियर चलोगे तो मैं चलूंगा। कहते हैं पापा जी पेंट लावेगो तो मैं बुस्सट उलाऊंगो, जिलाएगा तो। मम्मी जी मामा के जाओ तो मैं जाऊंगो, जे जाएगा तो, है ना। इसीलिए एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने की शर्त पर निर्भर हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। हाँ बेटा, यहां तक वाक्य हो गए कंप्लीट। हाँ, अब दाल टिक्कर की बात अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। पढ़ते समय नहीं करना चाहिए। अब बताओ, अब आपकी समस्या भी सुनेंगे। बेटा तुम लोग लायक तो करते नहीं हो, कोई दिक्कत है क्या? चलो, अरे धीरज जी कोई बात नहीं है, अब बात करेंगे, कह तो दिया। देखो बेटा, जितने भी अर्थ वाले वाक्य होते हैं वो सब रचना के आधार पर तो होते ही है, या तो वो सरल होंगे या मिश्रित होंगे या संयुक्त होंगे, तो वो वाक्य तो है ही, क्योंकि रचना मतलब बनाई हुई चीज, है ना। अब बनाने के बाद जैसे मान के चलिए कोई खाना है ना, दाल है, तो दाल का टेस्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन दाल तो एक ही होगी, तो बनने का तरीका एक ही है। मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, तो वाक्य तो वही रहेंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलेंगे, तो अर्थ के अलग आधार पर उनको अलग बांटते हैं और वैसे अलग।